नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक नई ओजस्विनी, एक नई कहानी, एक नई संघर्षों की कहानी, नई सफलताओं के साथ। इसी कड़ी में हम स्वागत करते हैं पद्मा शर्मा मैम का। तो मैम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आपको बता दूं कि पद्मा शर्मा मैम श्रवण बाधित बच्चों के लिए कार्य करती हैं। इनकी एक संस्था है कोपलवाणी के नाम पे, जो कि विगत 19 वर्षों से शहर में कार्यरत है। तो आइए मैडम से जानते हैं क्या है कोपलवाणी, क्या है, कैसे बच्चे इनके यहाँ हैं। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि कोपलवाणी संस्था क्या है और श्रवण बाधित बच्चे कौन-कौन से हैं, वो हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। श्रवण बाधित बच्चे वो बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वह बोल भी नहीं पाते हैं। तो उनको एक ही दिव्यांगता होती है, लेकिन उन्हें दोहरी दिव्यांगता से ग्रसित होना पड़ता है, क्योंकि उनके गले में आवाज़ होती है, किंतु आवाज़ों को कभी सुना नहीं होता है, तो उसे वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और बड़ी विडंबना है कि अपनी अभिव्यक्ति को भी उनको एक्सप्रेस करने के लिए, अपने जो अंदर की भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे श्रवणबाधित बच्चे। और विगत 19 वर्षों से कोपलवाणी संस्थान रायपुर क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। स्पेशली हमने गर्ल्स के लिए, जो बच्चियां सुन नहीं सकती हैं, जिसकी वजह से वह बोल नहीं पाती हैं, ऐसी बच्चियों के लिए हमने आवासीय स्तर पे इस स्कूल को हमने प्रारंभ किया था। और 4 बच्चियों के साथ एक रूम से इस संस्था को आरंभ किया गया था 2004 में। और अभी 19 वर्षों का अंतराल में हमारे करीब 500 से ऊपर के दिव्यांग बच्चे पढ़ाई करके निकल चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे अपने रोजगार से जुड़ चुके हैं जी। कुछ स्वरोजगारित भी हैं और कुछ नौकरी भी। तो मैम, 19 साल पहले की कहानी कैसे शुरुआत हुई और कैसे लगा कि जहाँ मैं ये मानती हूँ कि अगर परिवार में एक भी विकलांग अगर बच्चा हो तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी चीज, कई बार ये भी होता है कि खुद के माता पिता ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने उस बच्चे को। समाज और बाकी जगह की तो हम बात अलग है। तो इतने बच्चों के लिए कार्य करना है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे वो बीज आपके अंदर आया कि नहीं, कुछ करना है इनके लिए। जी। एक्चुअली में लाइफ में इंसान ने सोचा कुछ होता है और कई बार होता कुछ और है। तो टीचिंग लाइन मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि मैं टीचिंग लाइन में आऊंगी। मैं अपना बुटीक भी चलाती थी, इंश्योरेंस का काम भी करती थी, और क्योंकि मैं स्पेशल एजुकेटर भी हो चुकी थी तो होम विजिट्स भी लेती थी। तो जब हम छत्तीसगढ़ डिवाइडेशन के पहले की बात करें तो मैं यूनिसेफ में भी जॉब कर रही थी। आपने कहा बीज, तो कहते हैं ना कि कुछ चीजें हमारे अंदर ही होती हैं जी। आपका इंटरेस्ट जहाँ पे रहेगा, आपकी लाइफ आपको वहीं ले जाती है कई बार जी। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे हमेशा दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था बचपन से। कभी किसी की फीस दे देती थी, कभी कुछ कर देती थी। मुझे अपनी लाइफ का कुछ मोटो भी नहीं नजर आ रहा था, और ना मैंने कुछ सोचा था बहुत बड़ा करने का। मैं बहुत एवरेज लड़की शुरू से रही हूँ। 3 सिस्टर्स थे हम लोग, मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा दोनों सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे। ओके। तो वो बीज कहीं ना कहीं वहां से ही था, क्योंकि मम्मी को हम शुरू से देखते थे किशोर अवस्था में। मम्मी पापा क्योंकि दोनों सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे, और मेरी मदर शुरू से ही जो ऑब्जर्वेशन होम्स होते हैं वहाँ, नारी निकेतन, इस तरह की संस्थाओं में उनका वर्किंग रहा। तो हम शुरू से वो सब चीजें तो देख रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ आने के बाद मेरी मदर को, क्योंकि ऑब्जर्वेशन होम उस समय नहीं बने थे, तो ब्लाइंड स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ की वो सुप्रिटेंडेंट रही। देन मम्मी का ये कहना था कि ज्यादातर पूरी आपकी मदर इन लॉ? मम्मी, मेरी मदर। ओके। मेरी उस समय मैरिज नहीं हुई थी। ओके। मम्मी ने कहा कि सभी जगह में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ज्यादातर बॉयज के लिए हॉस्टल की सुविधाएं हैं, बट ऐसी कोई भी संस्था नहीं दिख रही है जो गर्ल्स के लिए काम कर रही हो। जितनी भी संस्थाएं यहाँ पे अभी भी जो चल रही है, सभी संस्थाओं में बॉयज के लिए तो फैसिलिटीज हैं, बट गर्ल्स के एकोमोडेशन देते हुए एजुकेशन कोई भी प्रोवाइड अभी भी नहीं कर रहा है। तो स्पेशली हमने गर्ल्स के लिए किया। और दूरस्थ क्षेत्र के जो बच्चियां थे या बच्चे थे, उनको जब ऐसे बच्चे जब रहते हैं और वो सामान्य विद्यालय में पढ़ने जाएंगे, तो टीचर जो पढ़ा रहा है वो तो वो सुन नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है, जहाँ पे उनको साइन लैंग्वेज के माध्यम से टीचिंग की जा सके। मतलब हम ये मान ले कि
कोपलवानी एक तरह से स्पेशल बच्चों स्कूल। के लिए जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनका स्कूल है। राइट, ओके। स्पेशल बच्चों का स्पेशल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल है। रेसिडेंशियल तो स्कूल है। इसमें जितने भी बच्चे बच्चियां रहती हैं आपकी, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए है? स्पेशली गर्ल्स के लिए थे, बट अभी हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स दोनों रह रहे कोएड हैं। कर लिया आपने? कोएड कर लिया है। ठीक है। तो इसमें आप उनको रेसिडेंशियल फैसिलिटीज हाँ सबको जी, देते हैं? हाँ जी। ओके। तो मैम जैसे एक बच्चे की भी जो पढ़ाई का मैं कहूँ अगर खर्चे की बात करूँ तो वो एक मतलब आजकल की पढ़ाई कितनी कॉस्टली हो गई है। इतने बच्चों को पढ़ाना एक तरह से सोशल सर्विस जैसा, इसकी फंडिंग आप कैसे करवाती है मैम? 19 साल पहले जब हमने इस स्कूल को स्टार्ट किया था तो हमारे पास बहुत बड़े चैलेंजेस ये थे कि पेरेंट्स ही अपनी बच्चे की एबिलिटी को नहीं समझ रहे थे, अपने बच्चे पे फोकस नहीं कर पा रहे थे और उन्हें लगता था कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। तो जब ऐसी मानसिकता पेरेंट्स की ही हो, तो ऐसी स्थिति में स्कूल में उनका एडमिशन कराना ही हमारे लिए टफ टास्क हो जाया करता था। तो हम उस समय सिर्फ निशुल्क बच्चों को एडमिशन्स लेते थे और पेरेंट्स को कहते थे आप सिर्फ हामी करिए आपके बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, बाकी व्यवस्था हम करेंगे। यदि हम उनको फीस रख दें तो आज भी कई पेरेंट्स उन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और इसके लिए मैंने देखा कि रायपुर की बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं, एनजीओज हैं, इनोवेट क्लब्स हैं और भी कई रोटरी क्लब्स हैं, जैन संगठन वाले हैं और भी कई क्लब्स हैं जो आजकल बढ़ चढ़कर सोसाइटी के हर उस हिस्से को योगदान दे रहे हैं जहाँ पे नीडेड लोग हैं, जिस तरह की भी नीड रहती है, वर्ग में कह सकते हैं। उपेक्षित वर्ग जो है उनको वो सहायता पहुंचा रहे। तो मेरे पास भी जो आ रहे हैं एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी आ रहे हैं, कुछ उद्योगपति भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऑफिसर्स भी जुड़े हुए हैं और हमने बहुत अच्छी पहल की हुई है कि हमने 10 रुपए भी कोई डोनेट करना चाहता है, हमने उसको भी सहर्ष से स्वीकार किया है। पुराने कपड़े भी कोई डोनेट करना चाहता है, हमने उसे भी सहर्ष से स्वीकार किया है, क्योंकि हो सकता है वो हमारे लिए पुराने हो बट हमारे बच्चों के लिए वो एक नई खुशी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें राशन का, सब्जी का, सिलेंडर का, रेंटेड प्राइमाइसेस हैं हमारे, इस तरह के बहुत, और सैलरीज का बहुत बड़ा इशू रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग हमको बढ़ चढ़कर हेल्प करते हैं जिसकी वजह से कोपलवाणी नो प्रॉफिट नो लॉस पे उन बच्चों का भरण पोषण कर पा रहा है। जी मैडम, बहुत ही अच्छी सोच आपकी कि जहां जैसा मैंने कहा कि पेरेंट्स अपने एक ऐसे विकलांग बच्चे के लिए सोचने लग जाते हैं, आपने इतने बच्चों को शरण दी और एनजीओज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं। और दर्शकों मैं कहना चाहूंगी जैसा कि मैम ने कहा कि ये पुराने कपड़े भी एक्सेप्ट करती हैं, इसके अलावा अगर टॉयज हैं या और भी कोई ज़रूरत का सामान है जो आप दे सकते हैं तो ये हमारे फ्लैश बोर्ड पे कोपलवानी का कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इससे कोपलवानी संस्था को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना डोनेशन या अपनी कोई सेवा आप इन्हें दे सकते हैं। तो मैडम बहुत ही अच्छे विचार आपके। और मैम क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे के ही डील करने में आज की जो लाइफस्टाइल है, जनरेशन है, बहुत दिक्कतें आती है पेरेंट्स को, वहाँ पे इतने बच्चों को, वो भी जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, यानी जिनसे हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जिन बच्चों से, हम उन्हीं को नहीं समझा पा रहे हैं आजकल। ऐसे बच्चों को से बातचीत करने के लिए, उनको समझने के लिए क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या-क्या दिक्कतें हुई और उनका निराकरण आपने कैसे किया, वो भी हमारे दर्शकों को मैं बताइए। इसके लिए बिल्कुल आप लोगों को सभी को बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग अभी इस फील्ड से परिचित नहीं हैं, तो बहुत लोगों को इस फील्ड में आने की आवश्यकताएं हैं। जैसे कि डॉक्टर्स की डिग्री भी होती है, हमारे यहाँ बीएसएलपी कोर्सेज होते हैं, तो उसमें ऑडियोलॉजिस्ट का कोर्स करिए, फिजियोथेरेपिस्ट का है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है और स्पेशल एजुकेटर्स इस फील्ड में आते हैं। तो बहुत ही रिसोर्स पर्सन कम होने की वजह से इन बच्चों को सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो इस फील्ड में भी अपने बच्चों को आगे ले जाइए और इस तरह से भी हम उनको जी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आप जो बोल रहे चैलेंजेस, तो उनका निराकरण या इस तरह की काउंसलिंग सेशन, तो इन बच्चों की जब लैंग्वेज ही नहीं आएगी लोगों को, तो वो किस तरह से इनके साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे। तो संकेतों से संवाद स्थापित करने के लिए साइन लैंग्वेज भी हर किसी को सीखना
थोड़ा जरूरी यानी है। इनके लिए स्पेशल टीचर्स बनते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स बनते हैं राइट, जो इनकी भाषा को समझते हैं राइट। और उसके लिए ट्रेन पर्सन्स आपके हाँ जी, इंस्टीट्यूट में हैं। जी। राइट, हाँ जी। तो सारे ये स्पेशल एजुकेटर ही आप लेती हैं अपने हाँ जी, इंस्टीट्यूशन में? ज़्यादातर हम स्पेशल एजुकेटर को ही रिक्रूट करते हैं, लेकिन यदि हमारे पास नॉर्मल बीएड भी हुँ, करके कोई आया है, तो हम उसको धीरे-धीरे साइन लैंग्वेज सिखाते हैं और उसके बाद वो बच्चों को हुँ, प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। हमारे बच्चों में बहुत चीज़ें ऐसी रहती है कि अ, हमारे बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। विज़ुअली जितना हम उनको दिखा के पढ़ाएँगे, हुँ, उतना ही वो समझ पाते हैं हियरिंग नहीं होने की वजह हुँ, से। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन, तो इस फील्ड में जो रहता है जल्द पहचान जल्द निदान बहुत ही कारगर साबित होता है कि किसी भी चीज़ की आपने जल्दी डायग्नोस हो गया कि इस बच्चे का कितना हीयरिंग लेवल है, इसको हम प्रॉपर हीयरिंग एड यदि पहना दें और हीयरिंग एड पहनाने के बाद उसको स्पीच थेरेपी से जोड़ दिया जाए, तो मे बी वो बच्चा यदि सही एज में स्पीच थेरेपी मिल जाए उसे, तो हुँ, वो नॉर्मल कैटेगरी से थोड़ा सा कम रहेगा बट बहुत सारी चीज़ें बोल सकता है, व्यक्त कर सकता है। और मैं बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगी कि सिहावा हुँ। नगरी में हमारे यहाँ क्लास 1 से पूजा शर्मा जिसका स्पीच थेरेपी हमने विकसित किया और वो अपना खुद का डेफ एंड डम्ब बच्चों का स्कूल रन कर रही है सिहावा नगरी में। अभी वो ग्रेजुएट हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया बात मैम, यानी आपने उन्हें स्वावलंबी बनाया और ऐसे बच्चों की आप मदद करके जिनको शायद कभी फ्यूचर में कोई जॉब देने के लिए भी सोचे और ये सब भी लोगों के दिमाग में आता है, एक उपेक्षित वर्ग जैसा हमने कहा। तो आप उन्होंने खुद का डेफ एंड डम्ब स्कूल खोला है, यानी बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही मेरे जितने भी 65 बच्चे अभी रायपुर में ही कार्यरत हैं हुँ, और 6 साल पहले का ये सिनेरियो हुआ करता था हुँ, कि हम लोगों के पास जाते थे और कहते थे कि सर इनको जॉब, हुँ, तो वो कहते थे मैडम हमसे डोनेशन ले जाइए हुँ, अपने हुँ, स्कूल हुँ, के लिए, हुँ, बट हम इन बच्चों को जॉब कैसे देंगे? आप इनकी भाषा समझते हैं, हम तो नहीं समझते हैं, हुँ, देन हम इनसे कैसे काम लेंगे? हुँ, बहुत दिक्कतें आई। आज की डेट में जितने भी एचआर हैं, हुँ, वो मुझे कॉल करते हैं, मैम और कोई हो तो बताइए। मतलब कलर्स मॉल, शुभम के मार्ट, मैक्स लाइफ, आपका ये नुक्कड़ कैफ़े, टपरी कैफ़े, सैंडविच जंक्शन, सभी जगह हमारे बच्चे आपको काम करते मिलेंगे और बहुत अच्छी बात है कि वो अब डिपेंडेंट नहीं रह गए, इंडिपेंडेंट होके अपने घर को हेल्प कर रहे हैं। जी। आपने इंडिपेंडेंट बनाया मैडम। इंडिपेंडेंट बनना तो वैसे भी बहुत एसेंशियल है, लेकिन आपने ऐसे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया है, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ के लिए, बहुत संघर्ष आए होंगे। कौन-कौन से चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए? समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से, आपके घर की तरफ से? क्योंकि शुरू में तो इतना आसान नहीं होगा जितने अच्छे से आप इंटरव्यू में कह रही हैं। राइट। ये एक स्टेप बाय स्टेप आज 19 साल की मेहनत है आपकी। तो पहला स्टेप जब आपने रखा होगा, सेकंड के लिए भी चैलेंज होगा, थर्ड के लिए भी चैलेंज होगा और चैलेंजेस ही होंगे। क्या-क्या ऐसे संघर्ष हैं जो आपने देखे मैम इस यानी जर्नी में? 19 साल की इस जर्नी को हम वाक़ई में व्यक्त नहीं कर सकते हैं हुँ, और एक लाइन में कभी भी ये ख़त्म नहीं हो सकता है और संघर्ष किसी के भी हो उसे बताया नहीं जा सकता है। जी। लेकिन एक दिन और एक रात मुझे पलट के देखने का समय नहीं मिला। बस मैं ये कह सकती हूँ। इतने बच्चों को यहाँ तक रीच आउट करने के लिए मुझे कब मेरी बच्ची बड़ी हो गई, कब मेरा मैरिड लाइफ़ 14 इयर्स का निकल गया या क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया। ओके। हर दिन के चैलेंजेस, कभी किसी बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, कभी किसी बच्चे को काउंसलिंग की नीड पड़ रही है, कभी किसी पेरेंट्स को रात में ज़रूरत पड़ रही है कि इनका बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है, हुँ, बातों को सुन नहीं रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, तो हुँ, हमको उस समय भी उनके पास पहुँचना होता है। कभी पुलिस स्टेशन में कोई केस आ गए तो वहाँ पे पहुँचो और इतने सारे बच्चों में कभी किसी ने मारपीट हो गया, किसी को ब्लड निकल रहा है, मतलब ऐसे पता नहीं कितनी चीज़ें। हुँ, और आप बोल रहे हैं सोसाइटी से, सोसाइटी में मुझे इतनी खैर प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन बोलते हैं जहाँ पॉज़िटिव है वहाँ नेगेटिव भी है, तो कुछ लोगों की सोच रहती थी कि हमारे कॉलोनी में इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन रन मत जी। हो। क्यों? क्योंकि ये बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं या किसी को दिखाई नहीं देता है, ये मेंटली रिटार्डेड है। तो ऐसी स्थिति में कई बार बच्चे जैसे ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, तो आजू-बाजू वालों को बट ऑब्वियस हुँ, है कि हुँ, उनको हुँ। प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनका कहना है मैडम आप संस्था चला रही हैं, हम तो हुँ, सुबह-सुबह हुँ, ये सब हुँ। नहीं सुनेंगे। वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम तो अपनी जगह मैम सही हैं। जैसे आप कह रही हैं कि डेफ एंड डम्ब स्कूल है आपका, फिर ये जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे, क्या ये भी हैं अ, आपके पास? बिल्कुल, मेंटली रिटार्डेड मतलब अपने पास जो 18 अबोव के कुछ बच्चे अपने पास रह गए। कोविड के पहले हमारा एक प्रोजेक्ट चलता था, हुँ, उस प्रोजेक्ट को हमको बंद करना पड़ा। हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो मेंटली हुँ, रिटार्डेड हुँ, पेशेंट हुँ, अपन हुँ, बोलते हैं,
उसके लिए मैं रन कर रही थी, उसमें हमारे पास 25 गर्ल्स भी थी, 25 बॉयज भी थे, बट कोविड के बाद हमने उसे थोड़ा सा अभी स्टॉप कर दिया है। कुछ 5-7 बच्चे अभी भी हमारे पास रह रहे हैं। वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अब उनकी देख-रेख नहीं कर सकते। वो 40 साल के हो गए, हमारे लिए बच्चों के बराबर है, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल उतना ही रहता है। अच्छा। लेकिन उनके पेरेंट्स की उम्र 80 साल हो रही मतलब है। 40 साल के भी बच्चे आपके पास में हैं? हाँ जी। तो आप उनको उनकी ब्रेड एंड बटर मतलब उनकी अर्निंग वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं? वो थोड़े से कैसे डील करते हैं? इंडिपेंडेंट होना मुश्किल है। उनके लिए अलग तरह की ट्रेनिंग्स होती है, जैसे एडीएल का पार्ट है। उनको कई बार ब्रशिंग नहीं आता है, वो अपना टॉयलेटिंग नहीं कर पाते, अपना नहा नहीं पाते हैं, ओह! तो उनको इस तरह के स्किल सिखा के उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है कि कम से कम खुद के काम कर सके, भूख और प्यास लगी तो कम से कम बता सके। मतलब मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ भी आप डील हाँ कर रही हैं, जी। क्योंकि वो टफेस्ट पार्ट है मैम। वो भी टफेस्ट पार्ट है, उसके साथ मैं स्पीच थेरेपी में बहुत बड़ा पार्ट संभाल रही हूँ, जिसमें हमारे पास 2 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों को हम इन करते हैं। उनकी 1-1 आवर्स की थेरेपी चलती है। ओके। जिस बच्चे को जिस तरह की थेरेपी की नीड है, चाहे वो बिहेवियर थेरेपी हो, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, इस तरह की थेरेपी देके हम जो बच्चा अपने मम्मी-पापा को नहीं पहचान रहा, आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा, चीज़ों को नहीं पता पा रहा, बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, खेल नहीं रहा है, वो बच्चे होते हैं एक स्वलीनता से ग्रसित बच्चे, जिसको ऑटिज़्म बोला जाता है। आजकल बहुत तादाद में ये बच्चे सामने आ रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा इश्यू कारण ये भी रहा है, जो हमारा कोविड काल गया है, उसकी वजह से भी बच्चे आए हैं। उन बच्चों को हम स्पीच थेरेपी देके हम नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट करने में सफल हुए हैं, और ऐसे कई सफलता की कहानियां हैं जिनके पेरेंट्स बता सकते हैं आपको कि वो बच्चे कभी नहीं बोलते थे, पहचानते नहीं थे, फीलिंग्स नहीं थी। आज की डेट में उन बच्चों को कई बार तो देख के इन बच्चों को ऑटिज्म था ऐसा भी कोई नहीं कह सकता है। कई केसेस ऐसे भी हो चुके हैं। मैडम, बहुत अच्छी आपकी आपके विचार और बहुत अच्छा ये रास्ता जो आपने चूज़ किया, मतलब ऐसे बच्चों को आप मदद कर रही हैं, स्वावलंबी बना रही हैं। अ, जो हम कहते हैं कि अच्छाई खत्म हो गई है, आजकल अच्छाई देखने नहीं मिलती। तो आपका तो पूरा स्कूल ही उससे मैं कहूँगी कि भरा पड़ा हुआ है उस अच्छाई उन अच्छाइयों से। मैम, इसके अलावा आपसे ये हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताइए कि क्या-क्या लोग हैं जो मतलब कैसे-कैसे लोग हैं जो डोनेशन किस तरीके से आपकी संस्था को दे सकते हैं, या कौन-कौन से माध्यम हैं कि आजकल एक ट्रेंड चला है, बर्थडे में, एनिवर्सरीज़ में भी वो ऐसे बच्चों के पास जा रहे हैं। आजकल पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ये एक अच्छी इनिशिएट शिक्षा दी है, इनिशिएट किया है कि ये भी नॉर्मल बच्चे हैं। राइट। जबकि हम पहले एक सिनेरियो देखते थे कि माँ-बाप अपने बच्चों को ऐसे बच्चों से दूर दूर रखते रहने के लिए थे बोलते कि थे। हमारा बच्चा भी ऐसे ही बिहेव करेगा। तो एग्जैक्टली। ये चेंज हमने देखा है। तो ऐसी कुछ योजनाएँ आपके यहाँ हैं तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अगर ये भी अगर कुछ हेल्प करना चाहें तो उनके लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कुछ चेंज हो रहा है बोलते हैं ना, तो हाँ, हुँ। ये चेंज आ रहे हैं कि हमारे यूथ अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसा कि बहुत अच्छी लाइन आपने कही कि पहले हमारे पेरेंट्स ही हमको दूर रहने के लिए कहते थे कि भई आप उनके साथ रहोगे तो वैसे ही बिहेव करोगे, ये वैसे ही हो जाओगे। तो वो चीज़ों का बच्चों ने भी अपोज़ किया, और पेरेंट्स ने भी समझा कि अब ये सब चीज़ें नहीं रह गई हैं। और बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि कोपलवाणी में आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो आप उनके एडॉप्टेशन के साथ उनसे जुड़ सकते हैं। अन्नदान योजना चलती है, जिसमें आप मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे सेलिब्रेट करके आप यहाँ संस्था को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ और हमारे मेंबरशिप्स हैं, एंड राशन है, सब्जी है। आपको जिस तरीके से भी जुड़ना, मैं चाहती हूँ एक विजिट कीजिए और अपने विचारों से, अपने भावनाओं के साथ उस चीज़ से जुड़िए। ज़रूरी नहीं है लोग पैसे से मदद करें, और भी बहुत कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं कोपलवाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। जी। मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैम, इसके अलावा हम देखते हैं कि आम तौर पे हमको छोटी-छोटी सी अगर समस्याएँ हो जाती हैं, तो हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं राइट। कि ये समस्या हो गई मेरे साथ। जब आप इतने बच्चों को डील करती हैं, जो बोल ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते, आज ज़रा-सा कफ एंड कोल्ड होता है, कुछ होता है, तो हम कितनी परेशानी फ़ील कर पाते हैं कि हम बोल नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं, या लाइफ़ में कितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बच्चा जो परमानेंट बोल ही नहीं सकता, परमानेंट सुन ही नहीं सकता, या परमानेंटली मेंटली रिटार्डेड है। चलिए, मेंटली रिटार्डेड बच्चे को तो उतना समझ नहीं आएगा। वो बच्चों में आपने मोटिवेशन का लेवल क्या देखा? और क्या वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या करती हैं? क्योंकि उनकी तो लाइफ में वो परमानेंट डिफेक्ट है, परमानेंट उनकी डिसेबिलिटी है।
उनको कैसे मोटिवेट करती हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को के क्रिएशन को रोक देते हैं। तो मेरे पास जितने भी बच्चे हैं, एक तो ये जो भी डिसेबिलिटी बोला जाता है, तो इसमें विशेष एबिलिटी के साथ ये बच्चे मेरे पास हैं, उसका डिस को मैं हमेशा हटा देना चाहती हूँ। विशेष योग्यताओं के ही साथ ये बच्चे यहाँ पे हैं। और आप कहेंगे नॉर्मल बच्चों को जाके मैम आप इसी तरह से ट्रीट कीजिए, तो ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि मैं शायद नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरे ये जो विशेष बच्चे हैं, उनको हम एक बार यदि किसी डिसिप्लिन को समझाते हैं, मैनर्स को बताते हैं, उनका रूल रेगुलेशन बताते हैं कि सुबह से शाम तक आपकी क्या दिनचर्या है, तो आप यकीन मानिए मेरे यहाँ इतने वर्कर्स नहीं हैं जितने कि अच्छे तरीके से प्रॉपर कोपलवाणी मैनेज हो रहा है। तो बच्चे अपना खुद का वर्किंग किस तरह से करना है, कैसे चीज़ों को व्यवस्थित रखना है, कैसे पेंटिंग सीखना है, कैसे सिलाई सीखना है, मतलब कैसे जो डिसेबिलिटी को हम हटा दें और स्पेशल एबिलिटी के साथ बच्चे आए हैं, जो एक नॉर्मल बच्चों से भी बेहतर तरीके से बिल्कुल, एक स्पेशल एबिलिटी के साथ आए हैं। बहुत डिसिप्लिन के साथ। जी, मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमारा वी आर लकी इनफ कि आप हमारे शो में आई हमारे बुलाने से। तो आप हमसे मिली और इतनी सारी बातें आपने साझा की, इतना मोटिवेट किया आपने, वुमेन्स को भी खासकर जो आप इस क्षेत्र में आई, अलग-सा क्षेत्र है और हमारे सारे दर्शकों को भी। तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जहां हम हार जाते हैं मुश्किलों के आगे, ये डेफ एंड डम्ब बच्चे कितना कुछ कर रहे हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और कितनी कलाओं में पारंगत होते जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं पद्मा शर्मा मैम को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि समाज के जो एक उपेक्षित वर्ग है, उस उनका ध्यान उस ओर गया और उन्होंने ऐसे बच्चों का सहारा बनी वो और आज ये संस्था विगत 19 वर्षों से निरंतर कार्यरत है और बहुत अच्छा काम कर रही है। दर्शकों, कोपलवानी के नंबर हमारे स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी फ्लैश हो रहे हैं। आप कोपलवानी संस्था को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता देना है, अन्नदान या और कोई सहायता, कोई एनजीओ हो जो उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ऐसी ही अच्छी सोच को हम करते हैं सलाम और आपको भी करते हैं प्रेरित कि अगर ऐसी कोई सोच आपकी भी है तो बढ़िए उस दिशा में आगे। हमारा ये कार्यक्रम का उद्देश्य बस इतना है कि अगर हमारे माध्यम से एक भी महिला अगर प्रेरित हो जाती है, आगे बढ़ जाती है या किसी ऐसे बच्चे का जीवन सुधर जाता है इस तरह की ओजस्विनियों को देखकर, तो हमारा इस कार्यक्रम को लाना सार्थक हो जाएगा। आज के अंक के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में आने वाली नई कहानियों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।